जय भीम मित्रों। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आने वाली 14 अप्रैल पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक ऐलान किया है, जिसकी विस्तार पूर्वक चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने आने वाली अंबेडकर जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाने का ऐलान किया है। आने वाली 14 अप्रैल को सांसद चंद्रशेखर आजाद और मायावती ने बहुत बड़ा ऐलान करने की घोषणा की है। हम आपको चंद्रशेखर आजाद और मायावती के उस ऐतिहासिक ऐलान के बारे में बताना शुरू करें, उससे पहले हम आपको बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। ऐतिहासिक महापुरुषों में क्या कोई ऐसा भी मनस्वी है जिसके पास कभी खुद रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं थी, जिसने आज केवल किताबें रखने के लिए ही महल खड़ा कर दिया है? अमीरजादे और शहजादे अपने रंग महलों पर दिखावटी घमंड कर सकते हैं, किंतु आंबेडकर हिंदुस्तान के पहले और अकेले सपूत हैं जिन्होंने पश्चिम के विद्वानों की तरह सिर्फ किताबों के लिए एक मकान बनवाकर संसार के विद्वानों की यादगार स्थापित की है। इन शब्दों में एक प्रसिद्ध हिंदू विद्वान ने हमारे नेता की स्वर्ण जयंती मनाने के अवसर पर उनके चरित्र के उन प्रमुख गुणों का दिग्दर्शन किया जिनके द्वारा आज वे वह स्थान प्राप्त कर सके जिसने उन्हें भारत के करोड़ों मूक प्राणियों का उद्धारक, धुरंधरों के धुरंधर और राजगृह का वर्तमान सिद्धार्थ बनाया है। आंबेडकर के दादा फौजी अफसर थे। उन्होंने कई लड़ाइयों में बहादुरी से कामयाबी हासिल की। उनकी बहादुरी के फलस्वरूप उन्हें भारत सरकार से 19 तमगे मिले थे। आंबेडकर के दादा मालोजी अपने पुत्र को पढ़ाने के बड़े इच्छुक थे। कुछ दिनों बाद वे अपने पुत्र को ऊंचे दर्जे में दाखिल कराना चाहते थे। अछूत होने के कारण उन्हें किसी स्कूल ने भर्ती नहीं किया। यह बेइज्जती देखकर उनसे न रहा गया। उन्होंने इस बात को भारत सरकार तक पहुंचाया। वे सोच रहे थे कि जिस सरकार के लिए उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध किया है, वह उनके पुत्र की शिक्षा का प्रबंध अवश्य करेगी। किंतु होना तो कुछ और ही था। भारत सरकार से उन्हें कोरा जवाब मिला कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। रामजीराव भी भारतीय सेना में लाचार होकर काम करने लगे। सरहद में उन्होंने कई लड़ाइयों में बहादुरी के साथ दुश्मन को हराया था। इस बहादुरी के फलस्वरूप उन्हें कुछ जमीन भी मिली थी। ऐसे बहादुर खानदान में आंबेडकर ने जन्म लिया था। आंबेडकर के पूर्वज मध्य भारत के अंबेद नामक स्थान के मूल निवासी थे। कुछ लोगों का कहना है कि आंबेडकर अंबेद कभी नहीं गए, किंतु जब उनसे इस विषय में पूछा गया, उन्होंने बतलाया कि वे अंबेद कई बार गए हैं। मान लो रामजीराव तो पलटन में शिक्षक थे। उनके 3 लड़के और 11 लड़कियां थीं। ऐसा कहा जाता है कि आंबेडकर के एक पूर्वज सन्यासी हो गए थे। कुछ दिनों बाद वे अपने गांव वापस आए। उनके साथ बहुत से सन्यासी भी थे। घर की एक स्त्री नदी में कपड़े धोने जा रही थी। उसी रास्ते में सन्यासी अपना डेरा डाले थे। इस स्त्री ने अपने पूर्वज को पहचान लिया और घर वापस चली आई। थोड़ी देर बाद वह घर के कुछ लोगों को लेकर उसी जगह गई जहां सन्यासी के दर्शन हुए थे। घर वालों ने सन्यासी का आदर सत्कार किया और उससे प्रार्थना की कि वह घर पर चलकर अपवित्र स्थान को पवित्र बना दे। घर वालों ने सन्यासी से बहुत हठ किया, लेकिन वह सन्यासी किसी की भी नहीं सुनने वाला था। अंत में जब सन्यासी से अधिक आग्रह किया गया, तब उसने कहा कि सन्यासी के जाने से घर पवित्र नहीं हो जाएगा। सन्यासी ने घर पवित्र होने का आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो केवल तुम्हारे घर को ही नहीं अपितु समस्त भारत को पवित्र कर देगा। यह आशीर्वाद आंबेडकर के रूप में प्रकट हुआ। भीमराव रामजी आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ के रोखड़ स्थान में हुआ। आज भी मऊ भारत का एक प्रसिद्ध सैनिक केंद्र है। इसी स्थान पर भीमराव आंबेडकर के पिता सूबेदार रामजीराव एक सैनिक अफसर थे। तोपों की गर्जना, बंदूकों की गड़गड़ाहट सुनकर बालक आंबेडकर कभी मुश्किल से ही चौंका हो। बालक केवल कुछ महीनों का ही था कि उसके पिता का तबादला रत्नागिरी के दापोली नामक स्थान में हो गया। दापोली एक छोटा सा पहाड़ी स्थान है। यहां पर अधिकतर किसान ही रहते हैं। सूबेदार रामजीराव अपने नन्हे बच्चे को एक योग्य पुरुष बनाना चाहते थे। दापोली में उन्होंने भीमराव आंबेडकर को पाठशालाओं में भेजना चाहा। अछूत होने के कारण
भीमराव आंबेडकर को किसी भी स्कूल में स्थान नहीं प्राप्त हो सका। जिस दापोली ने भीमराव आंबेडकर को पाल पोस कर 6 वर्ष का कर दिया था, उसी दापोली में भीमराव अम्बेडकर को शिक्षा के सारे दरवाजे बंद थे। बालक भीमराव बचपन में ही रामजीराव आंबेडकर की किताबों के पन्ने खोलकर बड़ी देर तक यही देखता रहता कि इस प्रकार कागज के ऊपर यह क्या है। वह बार बार इसी प्रकार किया करता। कभी कभी वह अपने पिता की बंदूक उठाकर बड़े गौर से देखा करता। उस समय भीमराव यह नहीं जानता था कि एक दिन उसे इसी बंदूक की तरह अपने दुश्मनों पर हमला करना होगा। वह यह भी नहीं जानता था कि कागज के ऊपर विचित्र रूप की रेखाएं ही उसके जीवन का प्रमुख अंग बन जाएंगी। सूबेदार के मकान के पास ही अन्य कई आदमियों के मकान थे। वे सभी अपने बच्चों को पाठशालाओं में भेजा करते थे। भीमराव आंबेडकर प्रतिदिन इन बच्चों को स्कूल जाते देखकर अपने मन ही मन अफसोस किया करता। कई बार भीमराव ने अपने पिता से इस बात का आग्रह भी किया कि वह भी स्कूल जाएगा, किंतु दापोली में उसे पढ़ने के लिए समस्त स्कूलों के द्वार बंद थे। सूबेदार ने देखा कि उसका बच्चा दिनों दिन इसी शोक में कमजोर होता जा रहा है, तो वह परेशानी में पड़ गए। अछूतों को पलटन में भी भर्ती नहीं किया जाता था। यदि अछूतों की भर्ती पलटन में जारी रहती तो कौन जानता है कि भीमराव भी मात्र सैनिक ही रह जाते। किंतु होना तो कुछ और ही था। ऐसी विषम परिस्थिति से ऊबकर सूबेदार रामजीराव को रत्नागिरी छोड़कर सातारा जाना पड़ा। पहले तो वहां भी भीमराव को स्कूलों में नहीं लिया गया, लेकिन बाद में एक अंग्रेज सैनिक के बीच में पड़ने से स्कूल के अधिकारियों को लाचार होकर भीमराव को ग्रहण करना ही पड़ा। बालक भीमराव बहुत ही खुश हुआ। भीम को सातारा में स्कूल जाते समय एक टाट भी साथ ले जाना पड़ता था। उस समय वह बेहद छोटा था। दूर से स्कूल जाते समय उसके बड़े भाई साथ जाते। एक जांघिया एक कमीज पहने हुए नंगे पैर भीम अपनी किताब, स्लेट और टाट दबाए अपने भाई के साथ रोज स्कूल जाया करता। शाम को जब माता बाजार जाया करती तो लौटते समय अपने बच्चे को स्कूल से साथ लेकर घर लौट आती। घर लौटते समय बालक भीम फिर उसी प्रकार से तख्ती और टाट दवाएं मां के साथ चुपचाप चला आता। तख्ती किताब तो स्कूल के लिए आवश्यक है, किंतु टाट का स्कूल में क्या काम था। यह टाट बालक भीम के पूर्वजों के पापों का चिन्ह था। सातारा में पढ़ने वाले सभी बच्चे स्कूल जाते, लेकिन कोई टाट लेकर तो जाता ही नहीं था। केवल भीम ही को क्यों टाट ले जाना पड़ता था? वह इसलिए क्योंकि वह अछूत था। अछूत होने के कारण वह मनुष्य का पुत्र नहीं था। वह एक घृणास्पद तुच्छ जीव का निशान मात्र था, जिसे मानवता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। वह एक ऐसे समुदाय का प्राणी था जो मूक जानवर की भांति अपमान और डंडों की मार सहने का आदी बन गया था। किंतु बालक भीम में मान था और साथ ही साहस और धैर्य भी। वह धीरज से काम लेना चाहता था। सातारा में भीम को स्कूल में कोई सुविधा नहीं दी गई। यह उसके जीवन का शैशव काल था। इसी शैशव काल में ही भीम के हृदय में हिंदू समाज के प्रति विद्रोह करने का विचार दृढ़ होने लगा। परिस्थितियां ऐसी थीं कि भीम का धैर्य भी अटल बनने लगा। जिस कमरे में भीम का दर्जा लगता था, उस कमरे में प्रवेश करने के लिए उसे यह आदेश था कि जब तक सब लड़के कमरे में नहीं चले जाते तब तक वह बाहर ही रहे। जब सब लड़के कमरे में चले जाते तब कभी मास्टर साहब आने में देर लगा देते। भीम कमरे के बाहर खड़ा सोचता रहता कि ऐसा विशेष व्यवहार केवल उसके ही साथ क्यों हो रहा है। क्या ही अच्छा होता यदि मास्टर साहब उसे कमरे में पहले जाने देते। वह भी अन्य बच्चों की तरह कमरे के अंदर जाकर बोर्ड पर लिखे हुए अंकों को जी भरकर देख पाता। बालक भीम बोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों को देखने के लिए तरस जाया करता था। भीम अपना टाट लिए हुए दरवाजे के पास ही खड़ा रहता और जब मास्टर कमरे में चला जाता तब वह भी दरवाजे के पास ही सब लड़कों के पीछे और अलग अपना टाट बिछाकर बैठ जाता और एकाग्र चित्त होकर ध्यान से मास्टर की बातें सुनने लगता। रास्ते में भीम को रोज टाट ले आना और ले आना अच्छा नहीं लगता था। बालक भीम ने स्कूल के चपरासी से अपने टाट को स्कूल में ही रखने की प्रार्थना की, किंतु उसकी यह प्रार्थना उसी प्रकार से ठकरा दी गई जिस प्रकार एक कत्ते को दुत्कार कर भगाया जाता है। मूक जानवर है, किंतु भीम इस समय नादान होते हुए भी एक भावुक हृदय रखने लगा था। वह स्कूल में कुछ भी नहीं कह सकता था,
किंतु अपने मानव हृदय में वह इस अमानुषिक बर्ताव को सदा के लिए अंकित कर चुका था। एक मामूली आदमी जो उसकी सेवा करने के लिए है, उस सेवा के स्थान पर स्वयं कष्ट देता है, स्वयं कहना न मानकर हुक्म चलाता है और ऊपर से उसे यह धमकी देता है कि वह स्कूल से उसे निकलवा देगा। वह इन बातों को कभी नहीं भूल सकेगा। सातारा स्कूल में इस अछूत बालक को अस्पृश्यता के पाप के कई कटु अनुभव हुए। घर के पास एक आदमी जब किला जाने लगता था, तब भीम का खाना भी स्कूल में पहुंचा दिया करता था। दोपहर के समय जब छुट्टी होती, तब भीम उस आदमी की बाट देखता रहता। इसी छुट्टी में वह अपना खाना खाया करता था। इसी समय अन्य विद्यार्थी भी अपना खाना खाया करते थे। अन्य विद्यार्थी तो खाना खाकर झट पानी भी पी लिया करते थे, लेकिन भीम को प्रायः जब सब विद्यार्थी पानी पी लेते, तभी पानी पीने का अवसर प्राप्त होता। अगर कोई विद्यार्थी पानी पीकर नल को बंद कर देता, तब तो भीम को चपरासी की शरण लेनी पड़ती। कभी कभी वह चपरासी को ढूंढता ही रह जाता था। जब चपरासी को अपने काम से अवकाश मिलता, तब वह नल की टोंटी खोल देता और केवल तभी भीम अपनी प्यास बुझा सकने का अधिकारी था। ऐसा था उस स्कूल का वातावरण जहां बालक भीमराव आम्बेडकर ने अपनी शिक्षा की प्रथम सोपान पर चढ़ने का प्रयास किया था। भीम उच्च से उच्च शिक्षा को ग्रहण करना चाहता था। इसके ठीक विपरीत सातारा का स्कूल उसे मनुष्य तक मानने को तैयार नहीं था। सातारा स्कूल में भीमराव आम्बेडकर का जीवन उस नन्हे पक्षी सा था जो बार बार उड़ने का सतत प्रयत्न करता है, किंतु उसके साथ के बड़े पक्षी उसके पर को नोच डालते हैं। वह नन्हा सा पक्षी निराश होकर एक ऐसे स्थान पर पहुंचने का प्रयत्न करता है जहां भयानक पक्षी उसके मार्ग में रोड़ा नहीं बनेंगे। ठीक यही दशा भीमराव आम्बेडकर की भी थी। सातारा में भीम का जीवन बहुत ही दुखदायी था। चाहे वह स्कूल में रहा हो या घर पर, उसे हर समय अस्पृश्यता के पाप का विषैला डंक लगता ही रहता। अछूत समाज हिंदू धर्म द्वारा ऐसा बना दिया गया है कि अछूत स्वयं आपस में भेदभाव रखना सीख गए। सातारा में भीमराव आम्बेडकर की बहिनें स्वयं घर का कपड़ा धोती थीं। कोई धोबी उनका कपड़ा धोने के लिए तैयार नहीं था। केवल यही नहीं, नाई भी भीमराव की हजामत नहीं बनाते थे। भीमराव की बहनें अपने भाइयों के सिर के बाल काटा करतीं। ऐसी परिस्थितियों में रहकर ही आम्बेडकर परिवार को विवश होकर बंबई प्रांत में आना पड़ा। जिस समय भीमराव आम्बेडकर के पिता अपने कुटुंब सहित बंबई पहुंचे, उस समय भीम केवल एक बालक था। बंबई में आने के थोड़े ही दिनों के बाद सूबेदार रामजी राव को पलटन से छुट्टी मिल गई। उन्हें 50 रुपये प्रतिमाह पेंशन भी मिलने लगी। यह अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता है कि बंबई जैसे शहर में केवल 50 रुपये पर 16 प्राणियों का जीवन कितनी मुसीबत से निभाया गया होगा। आम्बेडकर परिवार के 16 प्राणी अपने घर का सारा काम स्वयं किया करते। वे केवल उसी वस्तु को खरीदा करते जिसे प्राप्त किए बगैर घर का काम नहीं चल सकता था। यही नहीं, कभी कभी तो उन्हें जरूरत की चीज भी नहीं मिलती थी। भीमराव आम्बेडकर के बड़े भाइयों को कहीं कोई काम भी नहीं मिलता। अछूत होने के कारण उन्हें कोई भी अपने यहां नहीं टिकने देता था। यदि कभी कहीं काम करने लगे और बाद में यह मालूम हो गया कि वह अछूत हैं, तो उन्हें बुरी तरह तिरस्कृत कर निकाला जाता। बेचारों को कई बार ऐसा ही अवसर प्राप्त हुआ। लाचार होकर वे भी घर में ही रहने लगे। इस प्रकार परिवार की आमदनी कम और खर्च अधिक होने के कारण रामजीराव को लाचार होकर कर्ज लेना पड़ता और केवल तभी उनके परिवार का पालन संभव हो सकता था। कर्ज ले लेकर रामजीराव पर इतना अधिक भार पड़ रहा था कि वह हर समय इसी सोच में रहता कि किस प्रकार वह अपने जीवन में इस कर्ज को अदा कर सकेगा। एक बार आम्बेडकर से उनके एक अनुयायी ने यह पूछा कि आपने पिता से कौन सा पैतृक धन प्राप्त किया है? आम्बेडकर ने उत्तर दिया, मैंने केवल 2 पैतृक धन प्राप्त किए हैं। एक तो मेरा विशाल शरीर ही है। मेरे पिता बड़े हट्टे कट्टे थे। उनके शरीर का गठन मेरे शरीर के गठन सा ही था। दूसरा पैतृक धन जो मैंने अपने पिता से प्राप्त किया है, वह है कर्ज। पहली बात को तो सुनकर अनुयायी बहुत खुश हुआ, किंतु जब उसने दूसरे पैतृक धन का नाम सुना तो दुखित हुआ। सूबेदार पर दिन प्रतिदिन कर्ज का बोझ भारी होता गया। यह भार किसी भी प्रकार हल्का नहीं किया जा सका।
लाचार होकर एक दिन सूबेदार को यह निश्चय करना ही पड़ा कि वह अपने 2 लड़कों में से किस लड़के को पढ़ाएगा। बड़े लड़के को पढ़ाए और छोटे लड़कों को कुछ कारीगरी का काम सीखने के लिए भेज दे। बालक भीम उन दिनों यह नहीं जान रहा था कि उसके पिता उसके भविष्य को निश्चित करने में व्यस्त हैं। रामजी राव को बालक भीम की कुशाग्र बुद्धि का पता उसके बचपन में ही लग चुका था। अतः रामजी राव ने यह निश्चय किया कि वह अपने छोटे बच्चे भीमराव आंबेडकर को ही पढ़ाएगा। मनुष्य परिस्थितियों का दास है, किंतु रामजी राव ने हर प्रकार से इस बात की कोशिश की कि वह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकें। बंबई के एक चाल में रहने वाला रामजी राव अपनी निर्धनता की चिंता न करके अपने बच्चे भीम को शिक्षित बनाने का अविरल प्रयत्न कर रहा था। रामजी राव यह नहीं चाहते थे कि जिस प्रकार उसके अन्य लड़के अछूत होने के कारण शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, उसी प्रकार भीम को भी हिंदू समाज का एक पंग प्राणी ही बना रहने दे। यद्यपि वह यह जानता था कि अपने बच्चे को शिक्षित बनाना उसकी हस्ती के विरुद्ध था, किंतु वह भीम को पढ़ाने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर चुका थे। भीमराव आंबेडकर उस समय 17 वर्ष के बालक थे। एल्फिंस्टन हाई स्कूल में उसका नाम लिखा दिया गया। भीम जब पहले एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ने के लिए प्रवेश हुआ, तब उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। थोड़े ही समय पहले भीम को सातारा में एक नाचीज समझा जाता था, लेकिन बंबई में आकर जब उसका दाखिला एल्फिंस्टन हाई स्कूल में हो गया, तक वह स्वयं अपने को बधाई देने लगा। बालक भीम कभी कभी यह सोचकर कि कहीं सातारा की तरह यहां भी उसके साथ दुर्व्यवहार न हो, कुछ विचलित हो जाया करता था। भीम का डर निर्मूल था। सुयोगवश एल्फिंस्टन हाई स्कूल का हेडमास्टर एक अंग्रेज था। इस अंग्रेज के डर की वजह से कोई भीम को अपमानित करने का प्रत्यक्ष प्रयत्न न करता। जहां तक भीम के साथियों का संबंध है, वे भीम से अपना कोई संबंध ही नहीं रखना चाहते थे। सातारा की तरह यहां भीम को पानी पीने के लिए चपरासी को नहीं ढूंढना पड़ता था। यहां वह स्वयं नल की टोंटी खोलकर अपनी प्यास जब चाहे तब बुझा सकता था। भीम को इस स्कूल में अपने साथ टाट भी नहीं ले जाना पड़ता था। यहां उसे दरवाजे के बाहर खड़ा रहने का आदेश नहीं था। वह जिस समय भी चाहता स्कूल के समय में कमरे में बेधड़क प्रवेश कर सकता था। यहां वह बोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों को जी भरकर देख सकता था। संक्षेप में, भीमराव आंबेडकर को एल्फिंस्टन हाई स्कूल में खोई हुई स्वतंत्रता फिर प्राप्त होने लगी। भीम खुश होकर स्कूल जाता और खुश होकर लौटता। यद्यपि यहां पर भी उसे पूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई थी, तथापि यहां का वातावरण उतना जहरीला और नारकीय नहीं था जैसा कि सातारा का। यहां भीम को पढ़ने की ही स्वतंत्रता थी। जहां तक सामाजिक स्वतंत्रता का प्रश्न है, भीम को इसके लिए यहां भी निराश ही होना पड़ा। यहां पर भी भीम के साथी उससे अलग बैठने का ही प्रयत्न करते। कोई भी भीम से मिलने का इच्छुक नहीं था। जो हिंदू मास्टर थे, अपने मन ही मन भीम की कुशाग्र बुद्धि को देखकर उससे घृणा करते। एक मास्टर ने तो यह भी कहा था कि अच्छा होता यदि यह बालक भीम अछूत न होकर ब्राह्मण होता। यदि वह ब्राह्मण होता तो मैं उसे अधिक प्यार करता। यह मूर्ख ब्राह्मण मास्टर केवल ब्राह्मण होने के कारण ही ऐसा सोचा करता था। वह यह नहीं जानता था कि केवल ब्राह्मण के घर में पैदा होकर ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्राह्मण होने के लिए उसे ब्रह्म का झांता होना चाहिए। बालक भीम अछूत होकर भी कुशाग्र बुद्धि वाला बालक था। मास्टरों और साथियों को अपने से दूर देखकर बालक भीम अपने मन ही मन यह सोचने लगा कि वह कौन सा कारण है जो उसके अन्य सहपाठियों को उससे दूर ही भगाता रहता है। बालक भीम इस जटिल समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करता, किंतु इसमें वह असफल रहा। कभी कभी तो अपना पाठ न याद करके वह इसी प्रश्न को रात में भी सुलझाता रहता। इन्हीं दिनों बालक भीम की माता का देहांत हो गया। भीम के नन्हे से हृदय पर वज्रपात हो गया। इस बालक की माता अपने बड़े परिवार का सारा कार्य संभाला करती थी। बालक भीम का तो वह विशेष ध्यान रखती थी। भीम के ठीक समय पर खाना तैयार करना माता का ही काम था। पिता रामजीराव को भी दुख हुआ। उनकी जीवन सहचरिणी उनसे सदा के लिए विदा हो गई थी। भीम की बहनों को भी यह दुख पहाड़ सा लगा, किंतु अब क्या किया जा सकता था।
इस घटना के कुछ दिनों बाद रामजीराव ने एक दूसरा विवाह कर लिया। यह विवाह रामजीराव के लिए कितना ही श्रेयस्कर क्यों न रहा हो, किंतु जहां तक भीमराव अंबेडकर का संबंध है, यह विवाह एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़ था जिसके भार से चालक भीम दबा जा रहा था। इस विवाह के कुछ ही दिनों के बाद भीम को यह प्रतीत होने लगा कि उसकी नवीन माता उसे नहीं चाहती। वह भीम का कोई भी कार्य नहीं करती थी। वह घर में इस प्रकार रहा करती थी जैसे कि बालक भीम स्कूल ही न जाता हो। भावुक भीम को नवीन माता का यह व्यवहार रह रहकर चुभने लगा। अब तक भीम अपने को केवल समाज में ही अकेला पाता था, वह घर पर कभी अकेला नहीं था। किंतु अब परिस्थिति बदल चुकी थी। यह वह समय था जब भीम अपने को समाज ही नहीं अपितु घर में भी अकेला पाने लगा। समाज में अकेलापन और घर में अकेलापन दोनों ने मिलकर भीम पर अपना पूरा भार रख दिया। इस भार को बालक भीम एकाएक नहीं संभाल सका। वह अब ऐसे स्थान में जाना चाहता था जहां कोई ना हो। वह अकेलेपन को ही अपनाने का प्रयत्न करने लगा। बालक भीम के कोमल हृदय को अकेलेपन के भाव ने ऐसा प्रभावित किया कि एक दिन वह बंबई से भाग निकला। इतनी छोटी सी उम्र में ही वह बुद्ध के उपदेश का पालन अज्ञान में ही करने लगा था। वह यह नहीं जानता था कि गौतम बुद्ध भी एक दिन इस असार संसार से ऊबकर जंगल में जा पहुंचे थे। बालक भीम स्वयं यह नहीं जानता था कि एक दिन वह स्वयं गौतम बुद्ध का महान भक्त होकर गौतम के उपदेशों का प्रचार करेगा। भीम के बालकपन की यह घटना हमें उस अदृश्य भविष्य की ओर इशारा करती है जिसे स्वयं भीम नहीं देख सका था। भीम के मन में विद्रोह हुआ। वह यह सोचने लगा कि जिस समाज ने उसे अपमानित किया है, उस समाज को त्याग देना ही उसका कर्तव्य है। इसके साथ ही साथ वह यह सोचना भी नहीं भूलता था कि जिस परिवार में उसके लिए सम्मानित स्थान नहीं, उस परिवार को त्याग देना ही उसका धर्म है। सातारा में उसे केवल अछूत होने के कारण किस प्रकार पतित की दृष्टि से देखा जाता था। क्या ही अच्छा होता यदि वह बड़ा होने पर ऐसे कारण का ही अंत कर देता जिसके परिणाम स्वरूप उसे मनुष्यता का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता था। इसी उधेड़बुन में भीम ने कई दिन व्यतीत कर दिए। इधर भीम जंगल में अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर रहा था, उधर रामजीराव बड़े ही परेशान हुए। सारी बंबई छान डाली किंतु भीम का कहीं पता नहीं था। भीम की बहनें भी अधिक व्याकुल हो उठीं। उनके जीवन की आशा उनके घर से दूर जा चुकी थी। कौन जाने वह लौटती है या नहीं। अंत में भीम ने यह निश्चय किया कि अभी उसका मस्तिष्क कच्चा है और उसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होगी। केवल तभी वह अस्पृश्यता के कलंक को मिटा सकेगा, अन्यथा नहीं। यह सोच विचार कर भीमराव आंबेडकर चुपचाप अपने घर लौट आया। जैसे ही भीम ने घर के अंदर प्रवेश किया, वैसे ही उसकी बहनें उसे देखकर इतनी खुश हुईं कि वे रो पड़ीं। पिता को भी अपनी गलती मालूम हो गई। अब वे भीम को मनुष्य बनाने में ही अपने जीवन के शेष भाग लगा देंगे। बालक भीम ने भी प्रण किया कि अब वह परिस्थितियों की तनिक भी चिंता नहीं करेगा। उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, चाहे जिस प्रकार हो, वह अवश्य ही अपने को योग्य बनाएगा। इस प्रकार बालक भीम पानी के जहाज पर से उड़े हुए पक्षी की भांति फिर उसी पानी के जहाज पर आ गया। जिस चाल में बालक भीम रहता था, उसमें अधिकतर एक कमरा लेकर कुली कबाड़ी ही रहते थे। रामजीराव ने भी केवल एक ही कमरा किराए पर ले रखा था। इसी कमरे में घर के सभी प्राणी रहते थे। दिन भर भीम स्कूल में पढ़ता और रात जब घर के सारे प्राणी सो जाते, तब वह जमीन पर एक टाट बिछाकर एक टिमटिमाते दीपक को अपने आगे रखकर अपना पाठ याद किया करता। भीम के पास स्कूल की सभी पुस्तकें नहीं थीं। उसे स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता वह हमेशा याद रहता। उसकी प्रखर स्मरण शक्ति उसके जीवन में बहुत बड़ी सहायक रही है। अन्य बालकों की तरह भीम को घर में कोई उसे कुछ भी नहीं बता सकता था। वह स्वयं पढ़ता और स्वयं सीखता था। रात के समय जब तक दीपक में तेल रहता, तब तक भीम पढ़ता रहता। ऐसी परिस्थिति में रहकर भी भीमराव आंबेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद भीम का नाम एल्फिंस्टन कॉलेज में लिखाया गया। सूबेदार रामजीराव की उन्हीं दिनों मृत्यु हो गई। आंबेडकर पर यह विधाता का क्रूर प्रहार था। कोई भी उसे सहायता देने के लिए तैयार नहीं। कुछ दिनों तक कर्ज लेकर काम चलता रहा।
किसी तरह भीमराव जी आंबेडकर ने FA पास किया। इसी समय परिवार की माली हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि भीमराव आंबेडकर का पढ़ना असंभव हो गया। भीम के दुर्बल हृदय पर आघात हुआ। क्या वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकेगा? भीम निराशा रूपी अंधकार के गड्ढे में गिरने ही को था कि उसने एक ऐसे साथी को खोज निकाला जो उसकी सहायता कर सकता था। वह व्यक्ति भीम के पिता का एक साथी था जो बड़ौदा रियासत में काम करता था। भीमराव आंबेडकर इसी युवक के साथ महाराजा बड़ौदा के पास आया और महाराजा ने भीम की शिक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। भीम के जीवन की डूबती हुई नाव फिर ऊपर निकल आई और वह महाराजा को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगा। भीम पुनः ज्ञान के सागर में कूद पड़ा। भीमराव आंबेडकर इसी अवस्था में ही हिंदू धर्म के विषय में खोजबीन करने लगा था। स्कूल से वह जो किताबें पढ़ने के लिए लाता उनमें हिंदू धर्म पर अधिक पुस्तकें थीं। भीम इन पुस्तकों का पूरा अर्थ नहीं समझ सकता था। इसका मूल कारण यह था कि भीमराव आंबेडकर संस्कृत नहीं जानता था। जब वह BA में दाखिल हुआ तब उसे संस्कृत पढ़ने की तीव्र इच्छा हुई, किंतु संस्कृत तो देव भाषा थी। एक अछूत को क्या अधिकार था कि वह संस्कृत सीखने का साहस कर सके। विवश होकर भीम को फारसी सीखनी पड़ी। एक बार फिर भीम को जीवन में अस्पृश्यता के पाप का अनुभव हुआ। कॉलेज में भीम को अकेला रहना पड़ता था। यहां पर उसके एकमात्र हित चिंतक फारसी के मास्टर शेख मोहम्मद इस्पाहानी और खुदाबख्श बहराम जी ईरानी थे, जिनके कमरे में जाकर भीम अपना फालतू समय व्यतीत किया करते थे। इस प्रकार भीम ने इस कॉलेज से BA पास किया। यद्यपि वह चाहता था कि BA संस्कृत लेकर पास करे, किंतु आर्यों की देव भाषा संस्कृत के स्थान पर उसे फारसी लेकर ही BA पास करना पड़ा। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन बहुत ही संघर्ष में बीता। यह छोटी सी कहानी उनके प्रारंभिक जीवन की परिस्थितियों के बारे में बताती है। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।